बता दीजिएगा। आगे बैठ जाओ। शुरू करें जी। जी सर सब रेडी है। आप सभी मीडिया के साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक अगर ऑडियो थोड़ा सा डाउन इसका हो सके, कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसको हरियाणा के तमाम लोग पिछले कुछ समय से लगातार झेल रहे हैं, जिस समस्या को, और सरकार लगातार जिस समस्या की अनदेखी कर रही है। परिवार पहचान पत्र या परेशान पार्टी पत्र, ये दोनों की संज्ञा अगर दी जाए तो ये गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से ये परिवार पहचान पत्र की स्कीम लेकर के आई और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हरियाणा के तमाम लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इसलिए हम इसको परेशान पार्टी पत्र कह रहे हैं, परिवार पहचान पत्र की बजाय। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या लोगों के सिर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दी है। लगभग 14 लाख कंप्लेंट राज्य भर में ऐसी हैं जिनमें की कोई ना कोई त्रुटि परिवार पहचान पत्र में आई है और लोगों ने कहा है कि हमारे परिवार पहचान पत्र में जानकारी गलत डाली गई है। इसमें से 11,23,000 के आसपास ऐसी गड़बड़ी हैं जो आय से संबंधित हैं, परिवार की आय को बताती हैं। जो ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि वो आय गलत दर्ज की गई है परिवार पहचान पत्र में। पहला सवाल तो यही है कि आखिर परिवार पहचान पत्र को बनाने और उसमें ये सुनिश्चित करने कि उसमें जो जानकारी भरी जा रही है वो गलत ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या मैकेनिज्म रखा था, और अगर जो भी मैकेनिज्म रखा था वो पूरी तरह से फेल और फ्लॉप हो गया है, क्योंकि 11,23,000 के आसपास आय की गड़बड़ियां परिवार पहचान पत्र में सामने आई हैं। इसकी वजह से, इन गड़बड़ियों की वजह से हजारों हजार लोगों का राशन बंद हो गया है। इन गड़बड़ियों की वजह से लाखों ऐसे केसेस हैं, हजारों ऐसे केसेस हैं जिनकी बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन या बाकी कोई भी पेंशन जो चल रही थी वो बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि परिवार पहचान पत्र में आपकी आय ज्यादा दिखा दी गई। परिवार पहचान पत्र में ये किसी ने अपनी मर्जी से, सरकार का कौन रिप्रेजेंटेटिव था हम नहीं जानते, लेकिन उसने अपनी मर्जी से आय भर दी। उसके मैं कुछ उदाहरण भी बताऊंगा आपको कि किसानों में, मान लीजिए किसी किसान की 1,90,000 की फसल बिक गई, तो इन्होंने तुरंत उसका बीपीएल राशन कार्ड काट दिया। इन्होंने कहा कि अब तो आप 1,80,000 से ऊपर चले गए, ये आपकी आय हो गई, बिना ये सोचे हुए कि 1,90,000 की अगर किसी किसान की फसल बिकती है तो उसको लगाने के लिए पहले उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पहले उसमें उसको 60-70 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ता है। कुल मिला के उसकी आमदनी उतनी 70-80 हजार रुपए होती है, और उसका आपने बीपीएल काट दिया कि आपकी तो फसल बिक गई, 1,90,000 आपके अकाउंट में आ गए, अब आप इस के हकदार नहीं है ये सुविधा पाने के। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे केसेस आए। अंबाला छावनी का एक केस है जिसमें 3 महीने के बच्चे की आय 1,20,000 रुपए दिखाई गई है।
रोहतक का गांव जसैया है जिसमें 2 साल की लड़की की आय परिवार पहचान पत्र में कहा कि 2 लाख रुपए इस बच्ची की आय है, उससे परिवार की आय बता दी गई, वो सब गरीबी से बाहर हो गए। अचानक नए जो छोटे छोटे बच्चे जो नए पैदा हो रहे हैं, नवजात शिशु जो हैं, वो सीधे इनकम लेकर के पैदा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज में। ये हैरान करने वाले आंकड़े हैं। दूसरा, 2 साल की जो लड़की है उसकी आय 2 लाख लिखी गई। उनका कहना है कि नगर निगम में आय ठीक करवाने गए तो वहां पर उनसे पैसे की डिमांड की गई। वहां पर ये एक भ्रष्टाचार का भी नया साधन बन गया है। पूरे राज्य में अगर आप देखें, किसी डीसी ऑफिस में, एडीसी ऑफिस में चले जाइए, वहां पर लोगों की भरमार लगी है। लोग रोजाना फॉर्म लेके वहां पे करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं। और आप सबको भी पता है कि जब सरकारी दफ्तर में कोई मजबूर व्यक्ति अपना कोई काम करवाने के लिए जाता है तो उससे किस तरीके से लूट खसोट की जाती है, किस तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है। वो एक अलग धंधा भी पूरी तरह से चल रहा है। 800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की अलग अलग केसेस में जो हमारे पास जानकारी है, 800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक की रिश्वत मांगी जा रही है इन करेक्शंस को करने के लिए। ये एक अलग धंधा, ये एक अलग व्यवसाय भ्रष्टाचार का शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनकी सरपरस्ती में। जो दलाल बैठे हुए हैं अलग अलग दफ्तरों में, वो 800 रुपए से 3500 रुपए मांग रहे हैं। किसकी गलती के लिए? किसी व्यक्ति ने अपनी जानकारी गलत नहीं दी है, आपने घर बैठे हुए किसी की आय भरी और वो गलत भर दी। सरकार उस बात पर एडमेंट है। अब उसके इफेक्ट्स देखिए आप अलग अलग तरीके से किस किस चीज में होते हैं। एक, सीईटी की परीक्षा हुई, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिसकी भी आय परिवार पहचान पत्र में, एक तो इन्होंने पता नहीं किससे पूछ के बिना त्रुटियां दूर किए हुए परिवार पहचान पत्र कई जगहों पे मैंडेटरी कर दिया कि अब आपको ये लगाना ही होगा अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए। और परिवार पहचान पत्र में क्या होता है, इन्होंने उसके आधार पे पहला जो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, वो सीईटी का एग्जाम जैसे हुआ तो उसमें अगर आप 1,80,000 रुपए से ऊपर आपकी आय दिखाई गई और चाहे उसमें त्रुटि हो किसी भी तरीके की, तो आप उस ब्रैकेट से बाहर हो जाते हैं। 5 नंबर आपको मिलते हैं, वो स्टूडेंट्स को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी जो जाता है, जो एग्जाम देने जाता है, वो तो इंडिविजुअल के तौर पे जाता है। अगर उसका भाई कमा रहा है कुछ, या अगर उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य कमा रहा है कुछ, वो उसकी इनकम में तो योगदान नहीं देता। वो बालिग हो चुका है, वो अपना एग्जाम देके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने उसके रास्ते बंद कर दिए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है, वो पेंशन पे आ रहा है। अब आप सोचिए, बुढ़ापा पेंशन का परिवार की आय से क्या लेना देना? बुढ़ापा पेंशन शुरू क्यों हुई थी, किस सोच के साथ हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि अगर बुढ़ापे में आपका परिवार आपका साथ ना दे, अगर बुढ़ापे में आपका सहारा ना बने, तो सरकार आपको एक सहारे के रूप में एक पेंशन दे रही है, जिससे आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। यहां पर क्या कर रही है सरकार? यहां कह रही है परिवार में अगर आपका बेटा यूएस में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, अगर वो कमाता है तो फिर आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही एक तरीके से कहें अतार्किक योजना है, अतार्किक तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरा, एक और इफेक्ट देखिए इसके ऊपर, ये कहा जा रहा है कि अगर आपने महीने में 700 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल भर दिया, हमेशा महंगी करते जा रहे हैं बिजली, महंगी करते जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर 700 रुपए से ज्यादा आपने बिजली का बिल भर दिया तो फिर आप गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं। यानी साल का कितना हुआ? 9,000 रुपए। कोई इस क्राइटेरिया के पीछे लॉजिक नहीं है। आप 1,80,000 रुपए तक का ब्रैकेट देते हैं किसी को, और फिर ये कहते हैं कि अगर उसमें से आपने 9,000 रुपए का पूरे साल में बिल भर दिया तो फिर आप उस 1,80,000 रुपए के इनकम ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं, आपको अमीर मान लिया जाएगा, आपकी सारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी जो गरीब व्यक्तियों को दी जाती है। इसी तरीके की ढेरों समस्याएं इस परिवार पहचान पत्र की वजह से पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार इस पे कोई भी कार्रवाई करने को, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। और जब तक ये त्रुटियां ठीक नहीं होती तब तक क्या इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता? क्या इस परिवार पहचान पत्र को ऑप्शनल नहीं किया जा सकता? क्या मैंडेटरी करना इसको अनिवार्य है तब तक, जब तक सरकार की तरफ से ये तमाम गलतियां की जा रही हैं? ये हमारा मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार से पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि ये कौन आपको पॉलिसीज बना के समझाता है कि 700 रुपए का अगर बिजली का बिल आ गया तो कोई व्यक्ति अमीर हो गया?
किसी महीने में 700 रुपए बिल भी आ सकता है, हो सकता है उसकी प्रायोरिटी वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, वो अपने परिवार को जितनी सुविधा दे सकता है उतनी देना चाहता है, वो 1000 रुपए बिल भरता है हर महीने। साल में 12,000 रुपए, अपनी 1,80,000 रुपए सालाना इनकम में से वो 12,000 रुपए का बिजली का बिल भी भरता है मान लीजिए, तो आप उसको अमीर मान लेंगे? तो आप उसको कहेंगे कि आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी? जो किसान अपनी फसल 1,90,000 रुपए की अगर किसी ने दे दी तो आप उसको अमीर मान लेंगे? आप उसको सुविधाएं नहीं देंगे जो सरकार की तरफ से दी जाती थी। ये सारी चीजें हमें लगता है कि ये बहाना ढूंढा जा रहा है गरीब लोगों को परेशान करने के लिए, ताकि वो सरकार से किसी भी तरीके के सवाल ना पूछ सके। इन सभी लोगों को एंगेज करके रखिए, इनके हाथ में कोई ना कोई फॉर्म दे के रखिए, हमेशा इनको लाइनों में लगा के रखिए, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो उसके बाद की तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, उनमें ये देखने को मिलता है कि आप किसी न किसी बहाने से किसान आंदोलन से लेकर के फिर आप जवानों के लिए योजना लेके आए कि 4 साल में आपको रिटायरमेंट दे दी जाएगी फौज में। आप हमेशा चाहते हैं कि जो लोग अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी कुछ और जोड़ दे, कुछ और ऐड कर दे और वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, सरकार से किसी तरीके का सवाल ना पूछ सके। तो हम आज इन तमाम गरीब लोगों की तरफ से जो पूरे प्रदेश में परेशान है, आज खट्टर सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अपनी योजना को स्थगित करेंगे, क्या अपनी योजना को सस्पेंड करेंगे कुछ समय के लिए जब तक आप इसमें त्रुटियां दूर नहीं कर देते, या फिर हमें सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, सड़क पर इन गरीब लोगों की आवाज को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आज हम आप लोगों के माध्यम से ये सवाल सरकार के सामने रख रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र जैसी जो योजना है जिसमें हजारों हजार त्रुटियां हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद ही ऐसी किसी योजना को लागू किया जाना चाहिए। बिना उसके ऐसी कोई योजना लागू नहीं होनी चाहिए। ये हमारा खट्टर सरकार के सामने प्रस्ताव है। अगर वो मान लेंगे तो ठीक, वरना हमें सड़क पर इस मुद्दे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म ओपन करें, उससे पहले एक और मुद्दे पर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। हम लगातार संदीप सिंह जिस तरीके से मंत्री बने हुए इस सरकार में, हम लगातार उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसने हरियाणा की बेटी के साथ छेड़छाड़ की, उसको आप अपने मंत्रिमंडल के अंदर बिठा कर रखे हुए हैं, उसको आपने हरियाणा ओलंपिक संघ का आज भी अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है। इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, लगातार मांग उठा रही है, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दोगला चेहरा, दोगला चरित्र सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा में ये कहा कि वो कार्यकारिणी में शामिल नहीं होंगे, कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होंगे संदीप सिंह, क्योंकि उन पे आरोप लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी से और खट्टर सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति को आप उस आरोप की वजह से अपनी कार्यकारिणी में बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति को आप महिला से छेड़छाड़ की वजह से आप अपनी कार्यकारिणी में बिठाना नहीं चाहते, बैठक में नहीं बुलाना चाहते, उसको हरियाणा के सिर पर बोझ की तरह क्यों लाद रखा है, उसको हरियाणा की कैबिनेट में मंत्री क्यों बनाया हुआ है, उसको हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी क्यों बना करके रखा हुआ है। हम एक बार फिर पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए अपना प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं। हम बड़ा विरोध प्रदर्शन हरियाणा के अंदर करने जा रहे हैं। हम कल यानी 11 तारीख को हम रोहतक के अंदर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है उसका घेराव करेंगे, जबरदस्त तरीके से उनको इस बात का एहसास कराएंगे कि हरियाणा के लोगों में इस बात को लेकर के रोष है कि हमारी बहन को, हरियाणा की बेटी को छेड़छाड़ का आरोपी एक व्यक्ति हरियाणा के मंत्रिमंडल में आज भी बना हुआ है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष आज भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस नेता के खिलाफ एक्शन लेना होगा, उसको मंत्रिमंडल से बाहर करना होगा। 11 तारीख को रोहतक में प्रदेश कार्यालय का बीजेपी का घेराव होगा। 13 तारीख को करनाल में अमित शाह जी आ रहे हैं। 14 तारीख को हमने गोहाना में भी ये कहा था कि हरियाणा की बेटी का अपमान करने वाले को, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाले को आप मंत्रिमंडल में रखेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हरियाणा आपका स्वागत करेगा। ऐसा हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अमित शाह जी दोबारा आ रहे हैं, हम दोबारा उनको चेताना चाहते हैं, हम दोबारा उनको ये बताना चाहते हैं कि या तो अपने आने से पहले इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कराइए, वरना हरियाणा की बेटी के मान से खेलने वाला, हरियाणा की बेटी से छेड़छाड़ करने वाला मंत्री
अगर वो अपनी कुर्सी पर रहेगा तो अमित शाह जी का स्वागत किसी भी कीमत पर हरियाणा के लोग नहीं कर सकते। पुरजोर विरोध करेंगे, पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। 13 तारीख को उनकी जो यात्रा है अमित शाह जी की, उसका विरोध करनाल में दर्ज कराएंगे, मुख्यमंत्री जी के आवास का वहां पर घेराव करेंगे। और अगर उसके बाद भी ये नहीं माने भारतीय जनता पार्टी के नेता, अमित शाह जी ने उसके बाद भी ऐसा प्रयत्न किया कि वो हरियाणा की धरती पे आए, तो 15 तारीख को चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, महाप्रदर्शन होगा बीजेपी सरकार के खिलाफ, जिससे इनको एहसास हो कि कितना रोष, कितनी नाराजगी हरियाणा के लोगों में इस मुद्दे को लेकर के है। मुझे लगता है कि भगवान इनको सद्बुद्धि देगा और ये अमित शाह जी के हरियाणा विजिट से पहले ये संदीप सिंह को यहां से हटाएंगे, मंत्रिमंडल से हटाएंगे, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से हटाएंगे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, चंडीगढ़ में हम पूरी योजना आपके साथ एक प्रेस रिलीज के माध्यम से आज ही शेयर कर देंगे। कहां पर, किस जगह पर, किस तरह का कार्यक्रम होगा, वो सारा हम अनाउंस कर देंगे। मैंने डेट्स और सिटी आपको आज बता दिए हैं। और ये और जो होगा तो वो पहले जैसे अभी आपने कहा कि हरियाणा में होगा, हरियाणा के बाद पंजाब में होगा, या अगर हरियाणा में ही वो चीज मान ली गई तो चंडीगढ़ को दोबारा से होगा क्या? नहीं, मैं तो आपको कह ही रहा हूं, हमारी मांग सिर्फ ये है कि संदीप सिंह को मंत्रिमंडल से हटाएं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ये मांग स्वीकार कर लेगी, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देगी, उस दिन हमें शौक नहीं है किसी तरीके का प्रदर्शन करने का। हमें सरकार के साथ कोई किसी तरीके की भिड़ंत का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों की राह में रोड़े अटकाएंगे तो आम आदमी पार्टी को सड़क पे उतरना पड़ेगा। हरियाणा की बेटियों का अपमान करेंगे तो हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा। और अपने इसी कमिटमेंट के चलते महिला सुरक्षा के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आम आदमी पार्टी का है। इसीलिए हमने ये कहा है कि 11 तारीख को एक चेतावनी प्रदर्शन है रोहतक में। नहीं माने तो 13 तारीख को गृह मंत्री के करनाल आगमन का विरोध होगा। नहीं माने तो 15 तारीख को चंडीगढ़ में महाप्रदर्शन होगा। 13 तारीख को विरोध करके 14 तारीख, इसीलिए उनके आगमन से पहले उनको बता रहे हैं। जो गोहाना रैली है, हमने उसमें भी उनको ये कहा था कि उनका स्वागत हरियाणा में किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। जिस धरती पे, जिस जगह पे वो आएंगे, गोहाना में भी हमने उससे पहले प्रदर्शन किया था। अमित शाह जी ने बुद्धिमत्ता दिखाई, उनको पता था कि हरियाणा के लोग किस तरीके से नाराज हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम अवॉइड किया, चाहे किसी बहाने से सही वो नहीं आए। करनाल में भी ऐसा ही होगा। अगर वो अपनी हठ धर्मिता पर अड़े रहे तो मुझे लगता है कि करनाल के अंदर भी अमित शाह जी को अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा, या अमित शाह जी को बेइज्जत होकर यहां से वापस लौटना पड़ेगा। क्योंकि हरियाणा के लोग ऐसे व्यक्ति का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते जो उनकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को सही जगह नहीं दिखा सकते, बर्खास्त नहीं कर सकते। डंडा जी, परिवार पहचान पत्र के अलावा जो प्रॉपर्टी की आईडी बना रहे हैं, उसमें भी इरेगुलरिटीज और भ्रष्टाचार की शिकायतें, उसकी समीक्षा। देखिए, बिल्कुल प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से वो आवाज हर जगह पे, हमने प्रदर्शन करके भी, हमने अपना विरोध दर्ज करा के भी उसका वो मुद्दा उठाया। और उसी की वजह से सरकार ने बहुत सारी जगहों पे रीवैल्यूएशन उसका शुरू किया है, उसमें रिविजिट करना शुरू किया है अलग अलग सिटीज में, कई जगह पे। वो मुद्दा भी हमारे जहन में, उसको भी हम लगातार लेके चल रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये जितनी भी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, उनके कामयाब ना होने का या उनमें त्रुटियां होने का ये एक सुनियोजित षड्यंत्र आपको नजर आएगा। जब प्रॉपर्टी आईडी के लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर करके उसको दे दिया गया ये सारा काम, उसमें जिस तरीके की त्रुटियां हैं, वो ऐसा लगता है कि आप गए ही नहीं फील्ड पे। आपने घर पे बैठ के वो सारे प्रॉपर्टी आईडीज बना दिए, आपने घर पे बैठ के वो सारी गलतियां जानबूझ के की ताकि उनको ठीक कराने के लिए जब लोग आए तो एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क आप चला सकें। उसके बाद ये परिवार पहचान पत्र की योजना जब आई, इसको भी आप चाहते तो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते थे। सरकार के पास मैकेनिज्म होता है, पूरा सिस्टम होता है, लेकिन इसमें भी सरकार ने, हमें लगता है कि घर बैठे हुए ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई गई। वरना ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना ही नहीं है कि कोई 2 महीने की बच्ची है तो वो 2 लाख कमा रही है, कोई 3 महीने का बच्चा है वो 2 लाख रुपए की उसकी इनकम दिखाई गई है। कोई कई जगह तो ऐसा है जो मृतक हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके नाम पे 2-2, 5-5 लाख रुपए इनकम डाल के, और जो आय कैटेगरी है उससे बाहर कर दिया गया उस पूरे परिवार को, कहा गया कि ये सक्षम परिवार है। तो मुझे लगता है ये त्रुटियां जानबूझ के बनाई गई हैं ताकि लोग वापस सिस्टम के पास आए इनको ठीक कराने के लिए। और जैसा मैंने बताया कि 800 रुपए से 3500 रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है हर जगह पर, वो पूरा का पूरा मामला जो है वो किसी तरीके से ये पैसा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल कर सके, ये सुनियोजित साजिश हमें नजर आती है। ये कोई सियासी मकसद भी हो सकता है?
निश्चित तौर पे मैंने आपको बताया कि हर वो व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, हर वो व्यक्ति जो सरकार से सवाल पूछ सकता है अपने मुद्दों को लेकर के, उनको किसी न किसी बात पर भारतीय जनता पार्टी का मकसद रहता है कि उनको उलझा के रखा जाए। अंग्रेजों के वक्त में ये कहा जाता था कि उनकी रणनीति होती थी, फूट डालो राज करो। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का द्वितीय संस्करण है, जिसमें वो फूट डालो राज करो की रणनीति पे काम करते हैं। कभी जात पात के नाम पे लड़ाते हैं, कभी स्टेट से स्टेट को लड़ाते हैं, कभी मजहब के नाम पे लड़ाते हैं, कभी गरीब अमीर के नाम पे लड़ाते हैं। और ये सब जब कार्यक्रम इनका नहीं चलता है तो फिर ये किसानों को नाहक परेशान करके सड़क पे आने को मजबूर करते हैं, जवानों को परेशान करके सड़क पे आने को मजबूर करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराधी को षड्यंत्र उनको शरण दे करके सड़क पे आने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। और ये भी अगर ना चल पाए इनका, यहां पर भी लोग इनकी बात में ना उलझे अगर, तो फिर ये परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी जैसी चीजें ले आते हैं, जिसमें ये सारे लोगों को एक फॉर्म थमा देते हैं कि आप दफ्तरों में लाइनों में लगे रहिए, आप में सवाल पूछने के लिए ना समय बचे ना हिम्मत बचे। ये सुनियोजित षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, भ्रष्टाचार के लिए भी और लोगों को उलझाए रखने के लिए। पंजाब के विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की तकरीबन 1.5 साल पहले एक एक्टिवनेस दिखाते हुए एक मुहिम चली और आप सरकार बनाने में वहां पर सफल रहे। लेकिन हरियाणा की अगर आप परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज की डेट में तकरीबन उतना ही समय बाकी रहा है, उतना ही समय पहले पंजाब में शुरू हुआ। आप कहाँ खड़े हैं इस समय अगर बात करें बाकी दलों के बीच में? क्योंकि जब लड़ाई की बात आती है तो आम आदमी पार्टी पंजाब में पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर काउंट होती है, लेकिन हरियाणा में आप देखिए, मैं बिल्कुल जैसा हमने पंजाब में तैयारी की उससे संदीप पाठक जी जो संगठन महामंत्री हैं उन्होंने 4 जोनल सम्मेलन भी लिए और मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया, जैसा हमने पंजाब में चुनाव लड़ा, जैसा हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, जैसा हमने गुजरात में चुनाव लड़ा, उससे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ हम हरियाणा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा संगठन अगले 1 महीने में गांव के पदाधिकारी से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक पूरा संगठन अगले 1 महीने में हम बनाने जा रहे हैं। जमीन पर हम बहुत तेजी से उस कार्य को कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ता उस मुहिम में जुटे हैं जिसके जरिए हम अपने संगठन का निर्माण करते हैं। और 1 महीने बाद जो संगठन बनेगा पूरे हरियाणा के अंदर, उसके बाद आप जिस पंजाब में जिस कैंपेन की बात कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सघन, कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा बड़ा कैंपेन हरियाणा के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक भी गरीब व्यक्ति की आवाज सरकार के कान तक पहुंचाने का जिम्मा आम आदमी पार्टी का पूरे हरियाणा में होगा। उन मुद्दों पर राजनीति करेंगे जिन पर हरियाणा के लोग राजनीति करना चाहते हैं। एनीथिंग एल्स? थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यही बैठिए। अरे अच्छा, बैठ के करेंगे।